वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिर से एक बार। इस बार अपन लेने वाले हैं फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर सम से। और मैं यहाँ पे किताब के सम्स, आपके जो 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की किताब है, एसएससी अपना स्टेट बोर्ड वाली, वहां के क्वेश्चन ना लेते हुए मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन लूंगा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही एडजस्टमेंट, यूनिक एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लगातार आपको ये वीडियो कंटिन्यूसली मिलते जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे ही। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम किन स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं सिंपल 5 स्टेप में। और 5 स्टेप में से आपको हमेशा पता है कि हमारी पहली स्टेप कौन सी होती है, फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग बना ली है। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त आप हमेशा याद रखेंगे, आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहला आपका बॉक्स बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। फॉर्मेटिंग के बाद दूसरा काम है नामकरण। तो नामकरण में हमने क्या किया है, पहले बक्से को हमने नाम दे दिया है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, नामकरण में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपको लिखना है। कब के लिए, कब के लिए साल खत्म हो रहा है। तो जो डेट आपके क्वेश्चन में जो बॉक्स दिया गया है ट्रायल बैलेंस का, उस बॉक्स के ऊपर जो डेट है, सेम डेट आपको यहाँ पे लिखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इस साल में, इस साल खत्म होने वाले इस साल के लिए। कब खत्म हो रहा है साल, 31 मार्च 2024। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2024 को। तो 2024 वाली डेट आप हर जगह लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी यहाँ पे भी नामकरण में क्या डालना है, पहला डब्बा फैक्ट्री का, दूसरा डब्बा ऑफिस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 के लिए। और सेम डेट आपको यहाँ पे भी डालनी है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 बोले तो 31 मार्च 2024 को हमारा साल खत्म हो रहा है और उस साल की हम क्या बना रहे हैं, उस दिन की हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। उस दिन पे हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। तो ये आपका नामकरण सेकंड स्टेप में आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। 2 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर ली, पहला है फॉर्मेटिंग, दूसरा है नामकरण। अब फॉर्मेटिंग और नामकरण के बाद डायरेक्ट हम जाते हैं एडजस्टमेंट पे। पर एडजस्टमेंट ध्यान दीजिए, आपको आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या पढ़ाया गया रहेगा कि आपको पहले पोस्टिंग करनी है। आप ये कंसेप्ट भूल जाइए, आप डायरेक्ट किस पे आइएगा, एडजस्टमेंट पे। आपको पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, उसके बाद हम पोस्टिंग डालेंगे और फाइनल में हम क्या करने वाले, क्लोजिंग करने वाले हैं। स्टेप्स आपके क्लियर है। सबसे पहले फॉर्मेटिंग, बाद में नामकरण, एडजस्टमेंट के बाद पोस्टिंग और बाद में एंड में हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो ध्यान दे देंगे कि एडजस्टमेंट करने से पहले किन बातों का हमको ध्यान रखना है। पहला, हमको हमारे डब्बों को समझ लेना पड़ेगा। तो डब्बे कौन कौन से है भैया, यहाँ पे है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे मैंने नाम ले लिया नॉमिनल अकाउंट, तो आप ये समझ लीजिएगा नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चों को सारे डेबिट करना है और इनकम को सारी क्रेडिट करना है। ये नियम है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। खर्चों को सारे डेबिट करो, इनकम को सारी क्रेडिट करो। माने जो भी खर्चे हमें इस सम में मिलेंगे वो हमें नोट डाउन करने हैं डेबिट साइड में, और जो भी इनकम हमें इस सम में मिलेगी वो हमें नोट डाउन करनी है क्रेडिट साइड में। बट सर यहाँ पे तो 2 बॉक्सेस है, तो फिर कहां पे डालने वाले हैं हम, ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट ये आपका फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है। या मैं डायरेक्टली बोल दूं कि ये फैक्ट्री का अकाउंट है। फैक्ट्री का अकाउंट है, इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे जाएंगे। फैक्ट्री रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखी जाएगी। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका ऑफिस वाला अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, ऑफिस वाला। क्या समझे इससे, ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, तो ऑफिस की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगी। तो जो भी इनकम है वो क्रेडिट करना है, खर्चे है ऑफिस के तो डेबिट करना है। पहला डब्बा ट्रेडिंग वाला फैक्ट्री से रिलेटेड है, दूसरा डब्बा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफिस से रिलेटेड है। और हमारी बैलेंस शीट तो हमेशा की तरह वही है। सारे जो कर्जे है, लाइबिलिटीज है, वो हमें लाइबिलिटीज कॉलम में लिखनी है, और जो भी बिजनेस की संपत्तियां है वो हमें असेट्स कॉलम में लिखनी है। तो इसके बारे में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग को दर्द देना पड़ेगा कि भैया ये जो चीज, ये जो पोस्टिंग मुझे आई है
उसका ट्रीटमेंट मैं कहाँ से करूं, उसकी पोस्टिंग मैं कहाँ पे लगाऊं, क्या वो मेरी फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री की इनकम है, क्या वो मेरा ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस की इनकम है, क्या वो मेरी लाइबिलिटीज है, या वो मेरी असेट है। इसके बारे में आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर उतना कर लिए तो भैया ये 12 मार्क आपके जेब में है, बिल्कुल नहीं छोड़ने के। पूरे अकाउंट की बुक में सबसे इजी और सिंपल सम मुद्दा रहता है तो फाइनल अकाउंट रहता है। थोड़ा ट्रिकी रहेगा, जानबूझकर आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन तो देने नहीं वाले, ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं और मजे से अपन क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 2 स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट आता हूं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपकी है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। पढ़ लेता हूं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 25,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना बताया गया है? 25,000। अब सर हमें बताइए क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बोले तो बचा हुआ माल, साल के अंत में, क्या बोल रहा हूं मैं, साल के अंत में फैक्ट्री में बचा हुआ माल। अब ऑब्वियस है बेटा, माल बचेगा, बचेगा कहां पे? जहां पे बन रहा है वहीं पे बचेगा, और माल बन का रहा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में अगर माल बचा तो क्या उसको फेंक दूंगा? क्या मैं गंगा बहा दूंगा, नदी में फेंक दूंगा, क्या कर दूंगा? अगर ये माल मेरा बचा है तो मैं इसको अगले साल और बेचने की ट्राई करूंगा, या बेचूंगा ही डेफिनेटली। तो ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा वो स्टॉक है जो इस साल, साल के अंत पर बोले तो 31 मार्च 2023 जब मेरा साल खत्म हुआ, तब मेरे पास इतने रुपए का, 25,000 रुपए का माल बचा हुआ है। तो क्या 25,000 का माल फेंक दूं क्या? नहीं, ये आज नहीं तो कल बेचूंगा और इसको बेच के मुझे होगी इनकम। तो ये मेरी इनकम है, ये मेरी फैक्ट्री की इनकम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए? 25,000। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, सर अमाउंट तो आपने डायरेक्ट बाहर लेके फिर 2 कॉलम अमाउंट के क्यों बनाए? ध्यान दीजिए, पहला कॉलम अमाउंट वाला हम बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए, कुछ प्लस माइनस करना हो, ठीक है। बट क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी 25,000 की, कुछ प्लस माइनस करना नहीं था, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? बाहर लिख दिया। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखो रे बेटा? 25,000। अब हमेशा याद रखिए, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। बिना 2 इफेक्ट डाले आपको आगे बढ़ना नहीं है, ध्यान देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है बेटा? 25,000। फैक्ट्री में बचा हुआ माल कितने का माल बचा? 25 का। ये माल आज बचा है तो कल जाकर तो मैं बेचूंगा, और कल बेचूंगा तो कल मुझे क्या आएंगे? पैसे। अब बात फ्यूचर की चल रही है, और जब भी बात फ्यूचर की हो आप समझ लीजिएगा वो आपकी क्या है? असेट। मैं आज तो नहीं बेचने वाला, कल बेचने वाला हूं, कल बोले तो फ्यूचर, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरी क्या है? असेट। ये भी आप लिख लेंगे नीचे। स्टूडेंट आपको थोड़ा डाउट होगा कि सर इतनी स्पेस ये बॉक्स में गिवन है, ये असेट साइड के बॉक्स में इतनी स्पेस गिवन है, फिर भी आप क्लोजिंग स्टॉक ने आपने नीचे क्यों लिखा? ध्यान दीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपने एंट्रियां मारनी चाहिए। मार भी दोगे आगे पीछे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, नो डाउट। बट अगर आप इस पैटर्न से चलते हो तो आपके हाथ को वो आदत हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपके हाथ को बराबर पता होगा कि ये एंट्री पढ़ने पर मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, वो बराबर आपकी बुक में असेट साइड में नीचे ही चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक लिखने के लिए। इतनी आदत हो जाती है, प्रैक्टिस से ही होगा। ये सब किससे होगा? प्रैक्टिस से। मैं यहाँ पे एक सम छुड़ा दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ बेसिक्स, उसके बाद आपको और इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, ध्यान देंगे। अब मेरी क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री हो गई है, मेरी कौन सी एंट्री हो गई है? क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री हो गई है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ये माल मैं कल जाकर बेचूंगा, कल जाकर मुझे पैसे आएंगे, पैसे आए क्या? नहीं, कल आएंगे, तो ये मेरी क्या है? असेट। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट आप देखोगे, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹250। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹250। बोला है कि 250 रुपए के पोस्टल स्टैम्प हमने अभी तक यूज किए नहीं है। अब मुझे बताइए, 250 के इन्होंने यूज नहीं किए तो बाकी के तो यूज किए होंगे, सिंपल है। तो वो हमें कहां पे दिखाना है? खर्चा। अब आप मुझे ये बताइए, पोस्टेज स्टैम्प बोले तो पत्र व्यवहार करना, पत्र भेजना, ये सारे काम फैक्ट्री वाले करेंगे या ऑफिस वाले करेंगे? आप ही सोचिए। तो ये सारे काम करने वाले हैं ऑफिस वाले। लेटर भेजने का काम फैक्ट्री वाला नहीं करेगा, वो ऑफिस में बैठा एम्प्लॉय करेगा। तो पोस्टेज का खर्चा किसको पता होगा? ऑफिस को। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑफिस के लिए हमारा कौन सा अकाउंट मेंटेन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आऊंगा, और क्योंकि ये मेरा पोस्टेज मेरा खर्चा है, पोस्टल पोस्टेज मेरा क्या है? खर्चा, इसलिए मैं क्या पे लिखूंगा? डेबिट में लिखूंगा। अब कितना खर्चा हुआ ये मुझे कौन बताएगा? तो ये आपको बताएगा गिवन डब्बा। क्वेश्चन में जो डब्बा दिया है उस डब्बे को आप पूछिए, ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, रिटर्न, परचेस, सैलरी, वेजेस, कैरियर, और उसके नीचे इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसके नीचे है पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। आप ढूंढने लगे कि पोस्टेज स्टैम्प कहाँ पे है डब्बे में? पोस्टेज स्टैम्प नहीं ढूंढना है आपको, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ बोले तो पत्र पे लगने वाला खर्चा। तो मैं यहाँ पे ऑफिस का खर्चा इसलिए लिख देता हूं, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा कितना हुआ? ध्यान दीजिए,
तो ये खर्चा है आपका 1750, कितना है 1750। अब 1750 रुपए का खर्चा आपका पोस्टेज स्टैंप पर हुआ, पर पोस्टेज एंड टेलीग्राम पर हुआ, पर एडजस्टमेंट ने आपको क्या बताया कि ये 1750 के खर्चों में से अभी भी 250 रुपए के पोस्टल स्टैंप अनयूज है, यूज किए गए नहीं है। तो अच्छी बात है, यूज किए गए नहीं है माने वो हमारी तरफ बच गए। कितने का? 1750 में से 250 रुपए के क्या बचे? माइनस अनयूज, अनयूज स्टैंप्स। आप पूरा लिखेंगे अनयूज पोस्टल स्टैंप। अब 1750 में से 250 का माल बचा, तो कितने का माल खर्च हो गया या कितने के पोस्टल स्टैंप खर्च हो गए? तो पोस्टल स्टैंप खर्च हुए हैं 1500 रुपए के। 1750 में से मैं सिंपली कितना रुपए माइनस कर दिया हूं रे? 250 रुपए क्या कर दिया हूं? माइनस। अब आप बोलेंगे सर ये आपने क्यों माइनस किया? ध्यान दीजिए क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, अनयूज पोस्टेज स्टैंप रुपीज 250 की 250 के पोस्टेज स्टैंप अभी भी यूज किए गए नहीं है। खरीदे कितने के थे? 1750 के। 1750 का खर्चा था या खरीदे थे 1750 के, उसमें से 250 के अभी भी बचे हैं। तो एक्चुअल में इस साल पे कितना खर्च हो गए? 1500 रुपए के पोस्टल स्टैंप इस साल में क्या हो गया? खर्च हो गया। अब 250 ये जो बचे हैं ये भी मैं फेंक दूंगा क्या? नहीं, ये मैं अगले साल यूज करूंगा। तो ये 250 जो मुझे अगले साल मुझे काम में आने वाले हैं, अनयूज पोस्टल स्टैंप है, वो भी मेरी क्या है? असेट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अनयूज पोस्टल स्टैंप। कितने के पोस्टल स्टैंप बचे हैं अभी भी मेरे पास? 250 के। तो ये मुझे अगले साल यानी आने वाले दिनों में मुझे क्या आने वाले हैं? काम आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनइश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8000 वेयर स्टोलन फ्रॉम गोडाउन। बोल रहा है 8000 का माल, बोला चोरी हो गया। स्टोलन बोले तो चोरी हो गया, गोडाउन से क्या हो गया? चोरी हो गया। अब माल गोडाउन में रखा था या फिर फैक्ट्री में रखा था, सेम बात है। माल रखा कहां पे जाता है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री से माल चोरी हो गया, गोडाउन से माल चोरी हो गया, सेम बात है। तो मैं मेरा माल जब भी जाएगा, मेरा माल जब भी जाएगा, फिर वो सेल में जाए, चोरी हो जाए, जल जाए या फ्री में कहीं पे बांट दू। आप ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे 4 बातें बोली है, माल बिक जाए, माल चोरी हो जाए, माल जल जाए या फिर माल फ्री में मैं किसी को बांट दूं। ये चारों चीजों की एंट्री आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में लगाएंगे क्योंकि ये माल जाने की एंट्री है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय गुड्स स्टोलन। बाय गुड्स स्टोलन कितने का माल चोरी हो गया? 8000 का। अब 8000 का माल चोरी होने की वजह से आप लोगों का क्या हुआ बेटा? नुकसान, बरोबर ना? और नुकसान के लिए हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8000 का माल चोरी हुआ और अनइंश्योर्ड गुड्स था, इस पे कोई इंश्योरेंस आपको मिलने वाला नहीं है, तो आपका टोटल लॉस कितने का है? पूरे के पूरे 8000 का आपका क्या है? लॉस है। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं टू लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट बोले तो चोरी के वजह से, किसके वजह से? चोरी के वजह से मेरा नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 8000 का। चोरी की वजह से नुकसान हुआ। कितने का नुकसान? 8000 का। देखिए यहाँ पे भी 2 एंट्री अपन ने मार ली, बाय गुड्स स्टोलन 8000, लॉस बाय थेफ्ट 8000। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रन फॉर 10 years with effect from 1st of October 2023। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमें 10 साल चलानी है। कितना साल चलानी है? 10 साल। और जो कि हमने लीज पे ली है 1 अक्टूबर से। कब ली है? 1 अक्टूबर। ध्यान रखिए, डेट ध्यान रखिए। 1 अक्टूबर जब भी बोला जाए तो आप समझ लीजिएगा हमें 6 मंथ का कुछ तो भी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब मैं बोलता हूं कि आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने की लीज पे लिए थे, तो वो आपको कौन बताएगा? वो आपको बताएगा डब्बा। डब्बे में आइए तो डब्बे में आपको मिलेगा लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना रुपए मिला रहे? लीज होल्ड प्रीमाइसेस, तो ये आपको मिला 80,000। अब 80,000 का आपका लीज होल्ड प्रीमाइसेस है और ये आपने कितने साल के लिए ले रखा है? 10 साल के लिए। तो ध्यान दीजिए मुझे कैलकुलेट करना चाहिए 1 साल का कितना मेरा लीज जा रहा है। ध्यान दीजिए 80,000 मान लीजिए अगर 10 साल के है तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो मुझे 1 साल का पता चल जाएगा। कर लीजिए 10 8 80, बाकी 3 जीरो जैसे के वैसे। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 8,000। अब 80,000 ये 80,000 इज फॉर 10 years। 80,000 का जो प्रीमाइसेस है या फिर लीज है वो 10 साल के लिए है, तो 8,000 हुआ 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना हुआ? 8,000। अब ये 8,000 1 साल के लिए हुआ माने
हमारे एक साल में लीज का खर्चा कितना होने वाला है? तो हमारा एक साल में लीज का खर्चा होने वाला है 8,000 मान लीजिए, अभी एक साल का है। बट हमने ये लीज कब ली थी रे? तो हमने ये लीज ली थी 1 अक्टूबर को। तो अगर हम ये लीज लेते हैं 1 अक्टूबर 2023 को, अगर हम ये लीज लेते हैं कब रे बाबा? 1 अक्टूबर 2023 को। ध्यान देंगे, 1 अक्टूबर 2023 को अगर हम ये लीज लेते हैं तो ये 6 महीने की हो जाएगी। कितने महीने की हो जाएगी? 6 महीने। गिन लेंगे आप लोग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अक्टूबर से मार्च तक के महीने कितने होते हैं? 6 महीने। अब 8,000 अगर ये एक साल का है तो 6 महीने की लीज कितना खर्च हुई? तो 8,000 में से 12, एक साल बोले तो कितना महीने? 12 महीने। एक साल बोले तो कितना महीने? 12। 12 के आधे कितना हो रहे? 6। तो 8,000 के आधा कितना होगा? 4,000। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कितना रुपए खर्च हो गया? 4,000 रुपए खर्च हो गया। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस मैं यहां पे लिखता हूं, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। अब लीज होल्ड प्रीमाइसेस का आपको कितना कॉस्ट दिया है? 80,000। 80,000 का खर्चा आपने लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे किए। बट वो कितने साल के लिए था? 80,000 10 साल के लिए। 80,000 कितने साल के लिए था? 10 साल के लिए। और 10 साल के खर्चों में से 80,000 की जो आपकी असेट है, जो कि आपने जिसका पेमेंट 10 साल के लिए किया है, उसमें से कितने महीने अभी तक यूज हुए हैं? तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक उस पर खर्च आपका हुआ है टोटल 4,000 रुपए। एक्चुअली साल भर के कितना खर्च हो रहे हैं? 8,000। बट क्योंकि आपने 1 अक्टूबर से लिया है, वहां पे एडजस्टमेंट में लिखा है विथ इफेक्ट फ्रॉम, बोले तो इस दिन से उसका इफेक्ट शुरू हुआ। कौन से दिन से इफेक्ट शुरू हुआ? तो उसका इफेक्ट शुरू हुआ 31 उसका इफेक्ट शुरू हुआ 1 अक्टूबर से। तो इसलिए वो खर्च हो गए 6 महीने का। अक्टूबर बोला तो खर्च हो गया 6 महीने का। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस से मैं कितना माइनस करने वाला हूँ? 4,000 रुपए क्या करने वाला हूँ? माइनस करने वाला हूँ। अब असेट में से अगर मुझे कोई वैल्यू माइनस करनी है तो सिंपली मुझे अगर कोई नाम ना सूझे तो आप सिंपली उसको किस नाम से माइनस कर देंगे? डेप्रीसिएशन। तो 80,000 में से 4,000 का डेप्रीसिएशन मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो बाहर कितना निकलने वाला है? 80 में से 4,000 गए, 76,000 क्या निकलेंगे बाहर। अब ये जो 4,000 है जो कम किए मैंने, उसका मेरा नुकसान हुआ। मेरी 80,000 की प्रॉपर्टी की वैल्यू आज कितना हो गई? 76,000। क्यों? तो 4,000 उसमें से कम हो गए। समझे? तो ये 4,000 की दूसरी एंट्री आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री आप लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे डिप्रिसिएशन कितना लिख देंगे बाहर? 4,000 रुपए का। कितने का डिप्रिसिएशन लिख देंगे? 4,000 रुपए। चलिए उसके बाद वाली एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद एडजस्टमेंट बोल रही है लीज होल्ड प्रॉपर्टी वाली एडजस्टमेंट के बाद, एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। सिंपल डेप्रिसिएशन बोला है, 10% का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप पहले जिनको पता नहीं है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। डेप्रिसिएशन बोले तो मेरे असेट की वैल्यू का कम होना, या मेरे असेट की वैल्यू में कोई भी किसी भी प्रकार का डिक्रीजमेंट होना, उसको आप क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन आपका लगाने के लिए बोला, आपको असेट बता रही है प्लांट एंड मशीनरी। लिख लूंगा मैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखना है आपको? देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। अब ये आपको कौन बताएगा कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? तो ये आपको बताएगा डब्बा। डब्बे में आइए, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखिए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी गई है आपको 70,000, 70,000 बॉक्स में। तो प्लांट एंड मशीनरी में अंदर लिख लूंगा 70,000। अब सर यहाँ पे अंदर क्यों लिखना है? अरे बेटा कैलकुलेशन है ना, जहां पे भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वहां पे आपको अमाउंट अंदर लिखनी है। अब प्लांट एंड मशीनरी में से मैं कितना माइनस कर दूंगा? माइनस डेप्रीसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 10%। देखिए कैसा लिखना, डेप्रीसिएशन माइनस इन ब्रैकेट माइनस करना है, डेप्रीसिएशन एट द रेट का ये घुमा दो, परसेंट लिख दो कि कितना है। तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितना डेप्रिसिएशन आपने लगाए हो, और पढ़ने वाले को भी आसानी जाएगी समझने के लिए कि आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है। तो 70,000 के 10% निकालने हैं। 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर देंगे बेटा? 70,000 लिख लेने का। 10% के लिए क्या ट्रिक बताया इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। 10,000 के लिए आपको सिर्फ एक पीछे से एक जीरो काट देना है, तो आपको 10% मिल जाएंगे। तो 70,000 के 10% कितना हुआ? 7,000। अब 70,000 में से 7,000 माइनस कर दोगे तो बाहर आ जाएगी 63,000। बट आपके 70,000 की कीमत होने वाली असेट, आपकी वो मशीनरी जिसकी कल वैल्यू थी 70,000, आज उसकी वैल्यू कितना आ गई है? 63,000। माने कितने का नुकसान हुआ? 7,000 रुपए का नुकसान हुआ। और ऐसे नुकसानों के लिए कौन सा बॉक्स आपका रेडी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दूसरी एंट्री यहां पे कर देंगे। क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी।
कि प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन हुआ, कितना लिख देंगे आप लोग 7000। तो ये भी वैल्यू मैंने डायरेक्टली कहा लिख दी है बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट 6 नंबर की एडजस्टमेंट है, अवर कस्टमर मिस्टर अजय बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹2000। ठीक है, समझिए एडजस्टमेंट को कि हमारा एक कस्टमर था जिसका नाम था मिस्टर अजय, फलाना फलाना कोई आदमी होगा मिस्टर अजय, जो इंसॉल्वेंट हो गया, भिखारी हो गया, पैसे नहीं है, जेब में उसके पैसे कुछ भी नहीं है, बट हमारा उस पर कर्जा था कितने रुपए का, 2000 रुपए का। अब क्योंकि वो भिखारी हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो अब वो हमारे 2000 रुपए नहीं दे पाएगा। सिंपल इसका मतलब क्या है कि हमारे 2000 रुपए डूब गए। तो अब एडजस्टमेंट सामने से डायरेक्टली बता सकती थी कि आपको बैड डेट लगाने हैं 2000 रुपए के। बैड डेट मतलब क्या, डूबा हुआ पैसा। तो एडजस्टमेंट सामने से बोल सकती थी कि आपको 2000 रुपए के बैड डेट लगाने हैं, बट एडजस्टमेंट ने बोला क्या, नहीं। क्या बता रही है एडजस्टमेंट, घुमा फिराकर आपको बता रही है कि एक फलाना फलाना व्यक्ति मिस्टर अजय, जो हमारा कौन था, कस्टमर था, उसने हमारे कितना रुपए डुबा दिए, 2000 रुपए डुबा दिए। वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने हमारे 2000 रुपए डुबा दिए। सिंपल बात। अब वो मिस्टर अजय जो हमें पैसे देने वाला था, तो वो हमारा हो गया डेटर। बिजनेस में जो लोग हमें पैसा देने वाले हैं वो हमारे होते हैं डेटर, और क्योंकि वो हमें पैसा अभी नहीं दे रहे, फ्यूचर में देंगे, इसलिए वो हमारी होती है असेट। तो आप सिंपली असेट में लिख दोगे डेटर्स। अब डेटर्स की वैल्यू कितनी है ये आपको कौन बताएगा, तो डेटर्स की वैल्यू आपको बताने के लिए बैठा है डब्बा। डब्बे में जाइए और डेटर्स चेक कीजिए कहीं पे लिखा है क्या, तो आपको पहले ही नंबर पे मिल जाएगा सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वाली अमाउंट क्रेडिट की रहेगी और डेबिट वाली अमाउंट रहेगी आपकी डेटर की। तो आपको डेटर बताए गए हैं 45,800, लिख लूंगा मैं। डेटर की अमाउंट दिखाई गई है 45,800, किसने बताई, डब्बे ने। डब्बे में लिखा है कि लोग, वो लोग जो आपको क्या देने वाले, पैसा, तो लोग आपको कितना पैसा देने वाले हैं 45,800। बट ये कौन बता रहा है, डब्बा। डब्बा क्या बता रहा है कि लोग आपको कितना रुपए देने वाले हैं 45,800, बट एडजस्टमेंट ने आपको क्या बताया कि इनमें से एक मिस्टर अजय है जिन्होंने आपके कितना रुपए डुबा दिए, 2000 रुपए डुबा दिए। 2000 रुपए डुबा दिए, इसका मतलब अभी मिलने वाले नहीं है, तो मैं माइनस कर दूंगा बैड डेप्थ। क्या माइनस कर दूंगा, बैड डेप्थ। बोले तो डूबा हुआ पैसा। कितना रुपए डूब गए 45,000 में से, 2000 रुपए डूब गए। तो 45,800 में से 2000 रुपए डूब गए, तो बाकी तो मिलेगा ना। तो आज नहीं तो कल मिलेगा, तो वो मेरी क्या है, असेट। 45,000 में से 2000 माइनस कर देंगे, 43,800 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, 43,800। चलिए अब इसकी दूसरी एंट्री आप कहां पे लगाने वाले हो, ध्यान दीजिए। ये हुआ बेटा आपका नुकसान, बट इस वाले नुकसान के लिए आपको एंट्री लगानी है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आप बोलेंगे सर नुकसान कैसा, अरे भैया कैसे नहीं नुकसान, लोग आपको देने वाले थे 45,800, अब उसमें से एक व्यक्ति था जिसने आपके कितने रुपए डुबा दिए, 2000 रुपए डुबा दिए। तो अब आपको कितना आने वाला है 43,800, कितना आने वाला है 43,800। अब इस ये हुआ आपका नुकसान 2000 रुपए का, तो इसकी दूसरी एंट्री आप लगा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट इसकी एंट्री मारते वक्त आपको एक ध्यान रखना है, एक सिंपल फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट क्या है, ध्यान दीजिए। टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या क्या बता दिया आपने, ध्यान दीजिए क्या क्या बताया, धीरे धीरे वीडियोस के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें आइटम आने वाले हैं। बट इस वाले सब में हमको जो आइटम आए हम वो डाल देंगे। जैसे कि पहला हमको डालना है ओल्ड बैड डेट। अब ओल्ड वाला आइटम आपको कौन बताने वाला है, तो डब्बा। डब्बे में जाइए, कहीं पे बैड डेट लिखा है क्या, तो देखिए लिखा है क्या, जी हाँ बैड डेट आपको दिए, कितना रुपए के बैड डेट दिए गए हैं, शायद 1000 रुपए के। कितना रुपए के बैड डेट गिवन है आपके पास, 1000 रुपए के आपको क्या दिए गए हैं, बैड डेट दिए गए हैं। 1000 रुपए का आपका बैड डेट है, ये ओल्ड वाला। ये कौन बता रहा है आपको 1000 रुपए का बैड डेट, डब्बा। एडजस्टमेंट ने आपको न्यू बैड डेट दी, न्यू वाला आइटम आपको कौन बताएंगी, एडजस्टमेंट। ओल्ड वाला आइटम कौन बताएगा, डब्बा। डब्बे ने बताया कि आपके पहले से 1000 रुपए डूबे पड़े हैं, और एडजस्टमेंट ने आपको और बताया कि और 2000 रुपए डूब गए। तो टोटल आपका पैसा कितना डूबा। न्यू आरडीडी है क्या, नहीं। न्यू आरडीडी होती तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आती थी आरडीडी वाली, तो न्यू आरडीडी नहीं है तो मैं डैश कर दूंगा। ओल्ड आरडीडी मेरे को गिवन है क्या, जी नहीं, ओल्ड आरडीडी भी मुझे गिवन नहीं है, तो मैं डैश कर दूंगा। तो मेरा बाहर कितना वैल्यू आएगा, 3000 रुपए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, डब्बे ने मुझे बताया कि मेरे 1000 रुपए पहले ही डूबे हैं, एडजस्टमेंट ने मुझे बताया कि मिस्टर अजय ने और 2000 रुपए डुबा दिए, तो मेरा टोटल पैसा कितना डूबा है, 3000 रुपए, जो कि मेरा नुकसान है। तो मैं लिखने वाला हूं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद और यहाँ पे मेरी एडजस्टमेंट क्या होती है बेटा, खत्म होती है। तो हमारी तीसरी स्टेप कंप्लीट है। पहली स्टेप हमने पढ़े फॉर्मेटिंग, दूसरी नामकरण,
तीसरी एडजस्टमेंट। डायरेक्ट आप क्या सॉल्व करने वाले हो बेटा, एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले हो। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हम करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग में हम करने क्या वाले हैं, कुछ नहीं, जो जो आइटम हमने एडजस्टमेंट में कर दिए हैं उनको हमें रिपीट करना नहीं है, बट बचे कुचे डब्बे वाले आइटम हमको उनके सही सही जगह पर रख देने हैं। जैसे कि पहला आइटम था सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर। सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर में से सन्डी डेटर वो हमारा हो गया है, तो क्या बचा सन्डी क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ध्यान दीजिए। डेटर वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, तो क्रेडिटर वो लोग जिनको हमें पैसा देना है, तो जिनको हमें पैसा देना है उनको पैसा देना पड़ेगा, देने की हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी, इसलिए क्रेडिटर्स ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स कितना रुपए है, क्रेडिटर्स क्रेडिट में वैल्यू आपको दी है 72,700, 72,700। उसके बाद बिल रिसीवेबल एंड पेबल, बिल रिसीवेबल एंड पेबल। सिंपली रिसीवेबल माने वो पैसा जो मिलने वाला है, पेबल माने जो पैसा मुझे देना है, तो जो पैसा मुझे मिलने वाला है वो मुझे आज नहीं मिला, फ्यूचर में तो मिलेगा, तो वो मेरी क्या है, असेट है, मेरी क्या है, असेट। असेट में मैं लिख दूंगा डेटर के नीचे बिल्स रिसीवेबल, तो मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, बिल रिसीवेबल 28,200। बिल्स पेबल मैं लाइबिलिटी लिख दूंगा क्योंकि ये वो पैसा है जो मैंने अभी तक पे नहीं किया है बट मुझे पे करना पड़ेगा। बिल्स पेबल की वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू है 40,000, तो मुझे लोगों को कितना रुपए देना है, 40,000 रुपए देना है, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद परचेस एंड सेल्स आपको दी गई है, डेबिट वाली आपकी परचेस रहने वाली है, क्रेडिट वाली आपकी क्या रहने वाली है, सेल। लिख देंगे परचेस। अब आप ये समझिए कि जो मुझे परचेस करना है, तो ये परचेस कहाँ का खर्चा होगा, ऑफिस का खर्चा होगा या फैक्ट्री का। ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास फैक्ट्री अवेलेबल है और मेरे पास ऑफिस अवेलेबल है, तो मैं खरीदूंगा क्या, क्या परचेस करूंगा। फैक्ट्री में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि मुझे मेरी बिस्किट कंपनी है, मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है। अब बिस्किट की फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे बिस्किट बनाना पड़ेगा, और बिस्किट बनाने के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा, तो मुझे खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल। तो ये जो परचेस का खर्चा होता है वो ऑफिस का खर्चा नहीं होता, वो कहाँ का खर्चा होता है, फैक्ट्री का, क्योंकि फैक्ट्री को परचेस करना पड़ता है, किस चीज की परचेस करना पड़ता है, तो फैक्ट्री को परचेस करना पड़ता है रॉ मटेरियल। इसलिए परचेस मैं कहां पे लिख रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सर ये आपने एक लाइन क्यों खाली छोड़ दी, तो ऊपर वाली लाइन में हमेशा मैं क्या लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक। परचेस आपको लिखना है दूसरे नंबर पे, तो मैं लिख दूंगा परचेस। अब टू परचेस, परचेस की वैल्यू लिख देंगे, कितना है 98,500, 98,500। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर परचेस में तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, पर फिर भी आपने परचेस की वैल्यू अंदर के कॉलम में रखे। ध्यान दीजिए, परचेस की वैल्यू आपको हमेशा अंदर के कॉलम में ही लिखनी है। हो सकता है कि आगे चलकर पोस्टिंग में रिटर्न दिया गया, हो सकता है कि मैंने खरीदा हुआ माल, मुझे कुछ डैमेज मिला तो मैंने रिटर्न कर दिया, तो जिससे मुझे एक्चुअल परचेस की फिगर नहीं मिलेगी। इसलिए परचेस की अमाउंट आपको हमेशा अंदर लिखनी है, उसमें से रिटर्न माइनस करने के बाद अमाउंट निकालनी है बाहर। अगर रिटर्न गिवन है तो माइनस करेंगे, अगर रिटर्न गिवन नहीं है तो सिंपली यही अमाउंट क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ध्यान दीजिए, सेल्स की भी अमाउंट हम लिख देंगे 1,10,000। तो परचेस खर्चा है तो सेल आपकी इनकम है, इसलिए सेल की अमाउंट अपन क्रेडिट में लिखने वाले हैं बाय सेल्स। बाय सेल्स कितना लिखना है, ये भी अमाउंट अंदर लिख देंगे 1,10,000। हो सकता है इसमें से भी कुछ रिटर्न हो, कुछ माल वापस भेजा हो लोगों ने। देखिए परचेस के नीचे लिखा है रिटर्न इनवर्ड, अब ये बहुत अच्छे से समझेंगे। रिटर्न इनवर्ड बोला है, रिटर्न बोले तो माल वापस आया, इनवर्ड बोले तो वापस आया, इनवर्ड। अब मुझे बताइए आप लोग कि कौन सा माल हमारे तरफ वापस आएगा, वही माल हमारी तरफ वापस आएगा जो माल हमने बेचा हो कभी, तो सामने वाले को डैमेज मिला होगा वो माल, तो उसने रखा नहीं, उसने वापस हमको बेच दिया। इसका मतलब रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है आपकी सेल्स रिटर्न। कौन सी रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड आपको कहां से माइनस करनी है, सेल में से माइनस करनी है। देखिए माइनस रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड यहां से कितना माइनस कर दूंगा, कितना है रिटर्न इनवर्ड 2,000। अब 1,10,000 में से 2,000 माइनस करने पर एक मेरी एक्चुअल सेल कितना हुई, 1,08,000। ये मुझे एक्चुअल सेल मेरी क्या मिली, पता चली। अब इसका आप देख लेंगे कि मैंने क्यू सेल की अमाउंट और परचेस की भी अमाउंट मैंने अंदर लिखा हूं। मुझे डेफिनेटली पता है कि आगे चलकर उसमें से कोई रिटर्न आ सकता है, तो रिटर्न अगर आएगा तो बेकार में ही ये हो जाएगा। उसके लिए मैं पहले ही क्या कर देता हूँ, अमाउंट अंदर लिख देता हूँ और अंदर लिख के माइनस कर दूंगा रिटर्न वाली अमाउंट। चलिए उसके बाद चलते रिटर्न इनवर्ट के बाद सैलरी एंड वेजेस। अब यहाँ पे तो दोनों आ गए, सैलरी ऑफिस का खर्चा है, वेजेस माने मजूरी, तो मजूरी तो फैक्ट्री का खर्चा है। अब हम सर कंफ्यूज हो गए कि इसको कहां पे डालें। ध्यान दीजिए,
जब आपको ऐसी कोई पोस्टिंग आए, आपको फोकस करना है पहले नाम पे, पहले अक्षर पे। पहला अक्षर कौन सा है? सैलरी। तो आप फोकस देके ये दबाव डालेंगे कि सैलरीज लिखा है, तो सैलरीज कहाँ का खर्चा है? ऑफिस का। तो मैं इसको कहाँ पे डालने वाला हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू सैलरीज एंड वेजेस। पहला वर्ड देखेंगे, पहला वर्ड सैलरीज है, तो पीएनएल के डेबिट में जाएंगे। अगर इसमें पहला वर्ड वेजेस आता, वेजेस एंड सैलरी ऐसे दिया होता, तो हमने वो कहां पे डाले होते? ट्रेडिंग के डेबिट में, फैक्ट्री का खर्चा मानते हुए। तो सैलरीज का खर्चा कितना है? 26,000। सैलरीज का खर्चा कितना है? 26,000। डायरेक्ट मैं बाहर लिख दूंगा, बाहर वाले कॉलम में, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए कैरियज आउटवर्ड। कैरियज बोले तो गाड़ी भाड़ा, और यहाँ पे बोला आउटवर्ड। अब सर यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, कैरियज होते हैं दो प्रकार के। एक होगा इनवर्ड। इनवर्ड बोले तो माल लाने का खर्चा, और आउटवर्ड बोले तो माल भेजने का खर्चा। अब आप समझिए कि माल लाया कहां पे जाएगा? तो माल लाया जाएगा फैक्ट्री में। और बना बनाया माल, जैसे कि बिस्किट बनाने हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या लाया जाएगा? आटा लाया जाएगा, शुगर लाई जाएगी, ये लाया जाएगा। तो इसको लाने का खर्चा कौन पे करेगा? फैक्ट्री वाले। तो कैरिज इनवर्ड कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। बट यहाँ पे बोला है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड माने भेजने का खर्चा। और तो भेजने का खर्चा कौन करता है? तो भेजने का खर्चा करती है आपकी कौन? ऑफिस वाले। क्योंकि बनाया बनाया माल, बना बनाया माल बेचने के काम सेल्स डिपार्टमेंट कहां पे बैठा होता है? ऑफिस में। तो ये कैरिज आउटवर्ड का खर्चा कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू कैरिज आउटवर्ड। कितना है कैरिज आउटवर्ड का खर्चा? कितना है? 1800 रुपए खर्चा है आपका कैरिज आउटवर्ड का। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आप ये समझिए, इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की अक्ल फैक्ट्री वाले को है या ऑफिस वाले को? डेफिनेटली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस वाले भरेंगे। तो ये भी कहां पे जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना खर्चा है? 2200। ठीक है। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे हमारी एडजस्टमेंट थी। 1700 रुपए हमने खर्च किए थे, उसमें से 250 के पोस्टल स्टैंप अभी भी हमारे पास बचे हैं। तो एक्चुअल खर्चा इस साल का कितना निकल गया था? 1500। पोस्टल स्टैंप एडजस्टमेंट में हो गया है, इसलिए उसकी डबल से पोस्टिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी डाल दी है। एडवर्टाइजमेंट कितना बोला है? 3000 रुपए। तो एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा रे? एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री वाले नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट की अक्ल रहती है ऑफिस वाले को। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कौन पेयर करेगा? ऑफिस वाले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू एडवर्टाइजमेंट। टू एडवर्टाइजमेंट कितना लिखो? एडवर्टाइजमेंट 3000 रुपए। कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा? 3000 रुपए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद इंपोर्ट ड्यूटी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंपोर्ट बोले तो लाना। अब इंपोर्ट ड्यूटी, लाने का खर्चा, लाने का टैक्स कौन पे करेगा? वो पे करेंगे फैक्ट्री वाले। तो हमेशा ध्यान रखिए, इंपोर्ट ड्यूटी फैक्ट्री के डेबिट, बोले तो ट्रेडिंग के डेबिट। और एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर बोला होता भेजने का खर्चा, तो वो भेजने का खर्चा कौन करते हैं? ऑफिस वाले। तो वो जाएगा पीएनएल के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये यहाँ पे मैं परचेस के नीचे थोड़ा सा लिख देता हूं, टू इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कितना है बाबा? तो ये है 2100। अब आप बोलेंगे सर परचेस के नीचे क्यों नहीं लिखा? परचेस के नीचे गैप क्यों दी? अरे हो सकता है कुछ रिटर्न आ जाए बाद में, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और नहीं आए तो ये अमाउंट बाहर निकाल दूंगा। इसलिए मैंने वो जगह रिजर्व रखा हूं, बाकी रखा हूं। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी के बाद बैड डेट। अब बैड डेट की एंट्री हमने यहाँ पे लगा दी है। ओल्ड वाले बैड डेट है जो डब्बे में गिवन रहते हैं, बॉक्स में गिवन रहते हैं, ओल्ड वाले बैड डेट। तो ओल्ड बैड डेट की 1000 रुपए की एंट्री मैंने पहले ही लगा दी है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब आप मुझे बताइए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम, प्रिंटर का या स्टेशनरी का काम कहाँ पे रहेगा? फैक्ट्री में रहेगा कि ऑफिस में? डेफिनेटली प्रिंटर लगेगा ऑफिस में, स्टेशनरी भी लगेगी ऑफिस में। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ का खर्चा? ऑफिस का खर्चा। तो मैं ये लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना आ रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा? स्टेशनरी की वैल्यू कितना है? तो हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू है 2400। हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू कितना है? 2400। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है कैश इन हैंड। माने मेरे जेब में जो पैसा है, मेरे हाथ में जो पैसा है, वो क्या है? वो मेरी असेट है। तो कैश इन हैंड में कहां पे लगा दूंगा? असेट में। क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिख दूंगा कैश इन हैंड। जेब में जो पैसा है वो आपकी असेट है। कितना रुपए आपके पास? 1850 रुपए आपके पास अभी अवेलेबल है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। ध्यान देंगे, कैश इन हैंड के बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस है। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस की पहले एडजस्टमेंट में एंट्री डाल दिया हूं, तो उसकी रिपीट में एंट्री डालने वाले नहीं हुआ।
लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना था, फिर से बता दे रहा हूं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस था 80,000, 80,000 था 10 साल के लिए, 80,000 10 साल के लिए, तो एक साल का कितना, तो 80,000 को डिवाइड किया 10 से, तो 8,000 मिले, तो 8,000 एक साल का, एक साल का माने 12 महीने का, एक साल का माने 12 महीने का। और लीज हमारी शुरू हुई है इस साल 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक, बोले तो इस साल के अंत तक कितना कितना हुए रे बेटा, तो इस साल के अंत तक सिर्फ कितना रुपए खर्च हो गए हैं, 4,000। क्यों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, माने कितने महीने यूज किया आपने लीज होल्ड प्रीमाइसेस, 6 महीने। एक साल का खर्चा आ रहा है 8,000, आपने यूज किए 6 महीने, तो 6 महीने का माइनस कर देंगे 4,000। अब माइनस करने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं मिला, तो हमने माइनस कर दिया क्या नाम से, डिप्रिसिएशन। 80,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो बाहर कितना आ जाएंगे, 76,000। ये उस पर एडजस्टमेंट थी, इसको रिपीट आपको नहीं करना है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको बताया, ओपनिंग स्टॉक आपको ओपनिंग में लिखना है। कहां पे लिखना है, ओपनिंग में। अब सर बोलो ओपनिंग में कहां पे लिखना है, ओपनिंग बोले तो आपके आंसर के ओपनिंग में, शुरुआत में, परचेस के भी ऊपर सबसे पहला आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो रहेंगी ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, गिवन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितना बताई गई आपको, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 12,000, कितना रुपए दी गई है, 12,000। ये वैल्यू अपन डायरेक्ट कहां पे लिख देंगे, बाहर। ओपनिंग स्टॉक के साथ कोई भी छेड़खानी ना करते हुए डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कहां पे लिख देंगे, बाहर। उसके बाद क्या है, गिवन है बेटा, डिविडेंड रिसीव। अब डिविडेंड मुझे मिला, अब डिविडेंड शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड, ये इसकी अक्ल किसको रहेगी, फैक्ट्री वाले को कि ऑफिस वाले को, डेफिनेटली ऑफिस वाले को। तो डिविडेंड जो मिला वो हमारी इनकम है, जिसको मैं लिखने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, खर्चों को सारे डेबिट करना है और इनकम को सारी क्रेडिट करना है। और डिविडेंड रिसीव्ड ये मेरी इनकम है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय डिविडेंड रिसीव्ड। कितना रुपए डिविडेंड मिला आपको, तो आपको डिविडेंड मिला फिलहाल तो भी 1,500 रुपए। कितना रुपए का डिविडेंड, 1,500। डायरेक्ट मैं लिख दूंगा बाहर, कोई प्लस माइनस नहीं है। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, ऑडिट फीस तो है बट आउटस्टैंडिंग वर्ड सामने लगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देना बाकी है। तो देना बाकी है तो देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा, देने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। इसलिए आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, ऑडिट फीस ये मेरी क्या कहलाएंगी, लाइबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना देना बाकी है, 4,400। 4,400 की ऑडिट फी अभी भी देना बाकी है। उसके बाद है बैंक लोन। उसके बाद क्या है, बैंक लोन। कितना दिया है बैंक लोन, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023। यहाँ भी अक्टूबर नाच रहा है बेटा, ध्यान लगे, ध्यान दीजिए। तो क्या नाच रहा है, अक्टूबर, ध्यान दीजिए। लोन है, बैंक से हमने कर्जा लिया तो कर्जा लौटाना पड़ेगा। फिर से लौटाने की बात आई, पैसा देने की बात आई, तो वो हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं बैंक लोन। बैंक लोन कितना लिया है बैंक से कर्जा आपने, तो बैंक से आपने कर्जा लिए है 60,000 रुपए का। कितने का कर्जा लिए, 60,000। अब आप बोलेंगे सर आपने अंदर क्यों लिखी इसकी वैल्यू, ये तो पोस्टिंग है, एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं बेटा, ये एडजस्टमेंट है। और सर ये कौन सी एडजस्टमेंट है, इसको मैं बोलता हूं हिडन एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट बोलता हूं, हिडन, जो छुपी होती है, ज्यादातर समझ में नहीं आती, बट इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला रहता है, कुछ ना कुछ घुला होता है। ध्यान दीजिए, 10% बैंक लोन, इसका मतलब क्या है कि आपने बैंक लोन लिए है जिसपे आपको ब्याज चुकाना है 10%। क्या चुकाना है, ब्याज चुकाना है 10%, इंटरेस्ट पे करना है 10%। अब 60,000 का 10% निकाल लेंगे, 60,000 का 10% इंटरेस्ट हमको निकालना है। एक जीरो काट दिया 60,000 में से, तो 6,000 ये जो मिला, ये मिला 10%। ये क्या मिला, 10%। बट आप ध्यान दीजिए, जब भी जीरो काट के मैं परसेंट निकालता हूं तो वो निकलते हैं 12 महीनों के। तो 6,000 जो 10% है वो मेरे कितने महीने के निकले बाबा, 12 महीनों के। 6,000 जो मेरे 10% है वो कितने महीनों के निकले, 12 महीनों के। अब 6,000 10% 12 महीने के हैं, बट मैंने कर्जा लिया कब था, तो मैंने कर्जा लिया था 1 अक्टूबर को। अब आप समझिए, जब भी 1 अक्टूबर ये डेट आ जाए और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो आपको समझ लेना है कि आपको 6 महीनों के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आपने अक्टूबर में कर्जा लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे आपका साल खत्म हो रहा है, तो आपने कर्जे का पैसा 6 महीने इस्तेमाल किया, तो क्या उस पर साल भरे का ब्याज दोगे क्या, नहीं। आपने 60,000 का कर्जा तो लिया, तो कब लिया बोल रहा है, 1 अक्टूबर को। कब लिया बोल रहा है, 1 अक्टूबर को। ये मैं बता रहा हूं क्या, नहीं, आप वहीं पे पढ़ लेंगे। सब में क्वेश्चन में आपको दिया है 10% बैंक लोन और ब्रैकेट में लिखा है टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023 के अक्टूबर महीने में हमने ये कर्जा उठाया है। फिर अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने अगर मैंने वो कर्जे का पैसा इस्तेमाल किया, तो ब्याज भी मैं कितने महीने का दूंगा, 6 महीने का ही दूंगा। तो 6,000 जो मैंने 10% निकाला वो कितने महीने के निकल के पड़े, 12 महीनों के।
अब 12 के आधा कितना होता है? 12 का आधा होता है 6,000 का आधा होता है 3,000। 12 महीनों के अगर 6,000 है तो 6 महीनों का कितना? तो 6 महीनों का आ जाएगा 3,000। तो बैंक लोन पे मैं प्लस कर दूंगा 10% इंटरेस्ट। बैंक लोन तो वापस देना ही है मुझे, बैंक लोन तो देना ही है 60,000, वो तो पैसे वापस देने हैं बैंक को, प्लस उसके साथ उसका ब्याज भी चुकाना है। तो 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। क्या लिख दूंगा? 10% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, जो कि कैलकुलेट मैंने किया कितना? 3,000। तो यहां पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63,000। 60,000 का मुझे मुद्दल चुकानी पड़ेगी और 3,000 का मुझे क्या चुकाना है? ब्याज चुकाना है। तो टोटल मुझे बैंक को कितने पे करने हैं? 63,000। अब क्योंकि मैंने बोला कि ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं? 2 इफेक्ट। तो इस 3,000 के प्लस का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? फिर से अगर आपने कर्जा लिया है, बैंक से कर्जा लिया है, तो उसका ब्याज कौन चुकाएगा? डेफिनेटली ऑफिस वाले चुकाएंगे। तो ऑफिस का ये फिर से खर्चा हो जाएगा, तो ये एंट्री भी चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता हूं और लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितने का इंटरेस्ट देना है अपने को? 3,000 रुपए का। कितने का इंटरेस्ट देना है अपने को? 3,000 रुपए का। चलिए 3,000 रुपए का अपने को क्या गिनना है? इंटरेस्ट गिनना है। उसके बाद क्या बचा है? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल लिखते वक्त कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ पे हमको पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। कौन सी कैपिटल दी गई है? पार्टनर्स की। लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर कौन सा है? संजय। दूसरा पार्टनर कौन सा है? विजय। संजय की कैपिटल कितना है? 45,000। ये मैं अंदर लिख लूंगा 45,000। अब संजय की कैपिटल लिखने के बाद मैं 2-3 लाइन की जगह खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि उसमें से ड्रॉइंग माइनस हो सकती है, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस होगा या नेट लॉस आएगा तो नेट लॉस माइनस होगा। तो संजय की अमाउंट ब्लैंक छोड़ने के बाद मैं दूसरी अमाउंट लिखता हूँ, किसकी है? विजय की। विजय, और विजय की कितना अमाउंट है? 45,000। अब इसमें से हो सकता है नेट प्रॉफिट आए या नेट लॉस आए, वो माइनस या प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारी पोस्टिंग खत्म होती है और पोस्टिंग के बाद हम क्या करने वाले हैं बेटा? तो हम करने वाले हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करते हैं हम? तो अपन टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबा? बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? माइनस। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? माइनस करते हैं। अब मुझे देखिए यहाँ पे परचेस की अमाउंट जो अंदर थी 98,500, उसमें से कोई रिटर्न आया नहीं है, इसलिए मैं ये 98,500 की वैल्यू कहां पे निकाल देता हूं? बाहर, क्योंकि कोई भी रिटर्न इसमें अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे मुझे बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। क्लोजिंग के नियम मैंने आपको बता दिया हो, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। 3 नियम है क्लोजिंग के, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। दूसरा नियम, बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, बड़ी अमाउंट दोनों साइड को। तीसरा नियम और इंपॉर्टेंट नियम, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? माइनस। अब यहाँ पे छोटी छोटी अमाउंट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट है, तो मुझे ये डाउट आ रहा है कि यही अमाउंट मेरी यही साइड बड़ी निकलने वाली है। 1,08,000, 8,000 और 8,000, 1,16,000, 1,16,000 और 25,000, इनकी टोटल अगर आप कर लेते हो तो टोटल आपकी आ जानी है, टोटल आपकी आएंगी कितना? 1,41,000। 1,41,000 कर लेते हैं एक बार। 1,08,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000, टोटल आ रही है 1,41,000। ये साइड बड़ी है, बड़ी अमाउंट 1,41,000 इधर भी, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। बड़े में से छोटे को क्या करूंगा? माइनस। 1,41,000 में से सबसे पहले माइनस होंगे 12,000, उसके बाद माइनस होंगे 98,500, उसके बाद माइनस होंगे 2,000, सॉरी 2,100। 2,100 माइनस करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 28,400। अब टोटल मेरी आंसर नहीं रहती, मेरा आंसर रहता है ये बैलेंस, और इस बैलेंस को मैं नाम देता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देता हूं? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिला डेबिट में। कहां पे मिला? डेबिट में। अब नियम आप ध्यान में रखेंगे, आला डेबिट तो टाकला क्रेडिट, आया डेबिट तो डालोगे क्रेडिट में। अब डेबिट में आया है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको कहां पे ले जाएंगे आप? क्रेडिट में। कहां पे? क्रेडिट में, क्रॉस में चलेंगे। डेबिट में आया है, क्रेडिट में लाएंगे। किसके क्रेडिट में? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। सबसे ऊपर मैं लिख देता हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया है ग्रॉस प्रॉफिट मेरा? 28,400। ये मेरा आंसर है 28,400, ना कि मेरी टोटल। तो 28,400। अब सेम स्टेप यहां पे भी रिपीट करेंगे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। अब करना क्या है इसमें? एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। यहाँ पे भी बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। बट यहाँ पे विषय क्या है कि बड़ी अमाउंट मुझे डेबिट में दिख रही है। बड़ी अमाउंट मुझे कहां पे दिख रही है? डेबिट में। ट्रेडिंग अकाउंट में बड़ी अमाउंट कहां पे दिख रही थी? क्रेडिट में। पर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देख रहे हो तो देखो ये 26,000 है, ये 8,000, और यहाँ पे एक ही अमाउंट है सिर्फ 28,000 वाली जो बड़ी है।
तो डेफिनेटली डेबिट साइड बड़ी आएंगी, तो बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे और बड़े में से छोटे को क्या करेंगे माइनस। पहले डेबिट अमाउंट की टोटल लगा लेता हूँ, 26,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस 2,200 प्लस 3,000 प्लस 2,400 और फिर से एक बार 3,000, तो टोटल आ रही है 61,900। अब मैंने क्या बताया आपको कि बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, 61,900 इधर भी, 61,900 उधर भी, और ये 61,900 में से ये चिल्लर अमाउंट, छोटी वाली अमाउंट मैं क्या कर दूंगा माइनस। पहले मैं माइनस करूंगा 28,400, 28,400 और माइनस करूंगा 1,500, तो मेरा आंसर आ रहा है 32,000। कितना आंसर आ रहा है 32,000। अब आप समझिए, डेबिट में अगर आंसर आता है तो वो होता है मेरा प्रॉफिट। आप बोलेंगे सर कैसे? डेबिट में जब बैलेंस आएगा तो डेफिनेटली मेरी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड बड़ी है इसका मतलब मेरी इनकम ज्यादा है और मेरे खर्चे कम है, तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट आएगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ, मेरी इनकम ज्यादा थी, खर्चे कम थे, तो मुझे प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट मैंने ऑफिस के अकाउंट में बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में माने मेरे ऑफिस में मेरे खर्चे ज्यादा है और मेरी इनकम कम है। तो जब मेरा आंसर क्रेडिट में आ रहा है, जो 32,000 मेरा आंसर है, टोटल मेरा आंसर नहीं रहती, तो ये बैलेंस मेरा आंसर रहता है और मेरा आंसर जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है नेट लॉस। मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है नेट लॉस, क्योंकि मेरा बैलेंस कहाँ पे निकला है क्रेडिट साइड में। यही बैलेंस अगर डेबिट में निकलता तो मैंने उसको नाम दिया रहता नेट प्रॉफिट, और क्योंकि मेरा ये बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट में मिल रहा है, तो ये मेरा रहेगा नेट लॉस। तो नेट लॉस 32,000 तो है, बट इस नेट लॉस को इस बार मैं बांट दूंगा दो भागों में। अब आप बोलेंगे सर क्यों? आपके पास पार्टनर कितने हैं? दो, संजय एंड विजय। और पार्टनरशिप का बेसिक नियम क्या है कि भैया जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमें आपस में बांटना है, बट हम ये प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं रेशो में। अब आप क्वेश्चन पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का रेशो नहीं मिलेगा। और हम ये अच्छे से जानते हैं, अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो तो हमें इक्वली बांट देना है, जो भी प्रॉफिट आता है उसे या लॉस आता है उसे। तो ये 32,000 के लॉस को हम इक्वली बांट देंगे, किसमें? संजय में और विजय में। तो नेट लॉस जो 32,000 मैंने बाहर लिखा हो उसको बांटकर मैं अंदर लिख दूंगा कि संजय के हिस्से में कितना जाएगा और विजय के हिस्से में कितना जाएगा। बराबर में बांटना पड़ेगा। 32 के अगर मैं दो टुकड़े करता हूं तो वो जाएंगे 16,000, 16,000 जाएंगे संजय को और 16,000 जाएंगे विजय को। ये मैं लिख रहा हूं इनर कॉलम में, बताने के लिए कि नेट लॉस 32,000 आया, उसमें से संजय को मिलेंगे 16,000, विजय को देना पड़ेगा 16,000। तो नेट प्रॉफिट अगर मेरा आता तो मैं कैपिटल में क्या किया रहता प्लस, और क्योंकि मुझे आंसर नेट लॉस मिला है तो मैं इनके कैपिटल में से माइनस करूंगा नेट लॉस। क्या माइनस करूंगा? नेट लॉस। 45,000 में से 16,000 माइनस कर दूंगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी माइनस कर दूंगा नेट लॉस। कितना? 16,000। अब हम लास्ट वाली स्टेप पे आते हैं जहां पे हमको टैली लगानी है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जब दोनों साइड, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड इक्वल आ जाएगी, तभी मैं मानूंगा कि हमारी सारी एडजस्टमेंट सही से हुई है और सारी पोस्टिंग्स भी हमने सही से डाली हुई है। 45,000 में से 16,000 निकाल देते पहले तो, माइनस 16,000, 45,000 माइनस 16,000। अब 45,000 में से 16,000 माइनस किए तो कितना आ रहा है बेटा? वो आ रहा है 29,000। 29,000 यहाँ भी, 29,000 यहाँ भी बचेंगे। अब इसकी टोटल लगा लेते लाइबिलिटीज की, 29,000 प्लस 29,000 प्लस 40,000 प्लस 72,700 प्लस 4,400 प्लस 63,000। चलिए टोटल आ रही है 2,38,100, 2,38,100। अब इतनी ही वैल्यू की टोटल हमारी असेट में भी आनी चाहिए। असेट की टोटल लगा लेंगे 76,000 प्लस 63,000 प्लस 43,800 प्लस 28,200 प्लस 250 प्लस 25,000 प्लस 1,850। इसकी भी टोटल आ रही है 2,38,100, जो हमें बताती है कि हमारी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल है। और इस तरीके से हम ये पूरा फाइनल अकाउंट का सम, जो कि 12 मार्क्स का रहता है, वो सॉल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम में जिनको ऐसा लग रहा कि हमें ये सॉल्व करने आना ही नहीं है, आएगा ही नहीं, समझिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये सम पे स्टेप मार्किंग भी रहती है। स्टेप मार्किंग का मतलब आप फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो, आप नामकरण कर रहे हो, आप एक दो एडजस्टमेंट कर रहे हो, एक एक एडजस्टमेंट पे आपको एक एक मार्क मिलेगा। साथ ही अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं जमती है तो आप सिंपली पोस्टिंग भी कर देते हो, तो पोस्टिंग के भी आपके 4-5 मार्क जुड़ जाएंगे।
बट ये मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट के लिए जिनको लगता है कि हम फेल होने वाले हैं और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट जो कॉन्फिडेंट है कि हमको तो टैली लगाकर ही आना है, वो ध्यान से इस सम को समझेंगे। मैं इसके बाद भी जो भी वीडियो डालने वाला हूँ वो वही सम रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है, जो बोर्ड में आ ही सकते हैं, और जो एडजस्टमेंट आपको बोर्ड में दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐसे ही वीडियो मैं सामने में आपके लिए डालता रहूंगा। तो ये वीडियो आपका, ये सम आपका टैली है, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो वीडियो शायद उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो थैंक यू।